क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी ब्रेन इंजरी किस तरह से आपकी जिंदगी को इम्पैक्ट कर सकती है? हम अक्सर मूवीज में देखते हैं कि स्पोर्ट्स में एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 1 सेकंड का इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीवियर एक्सीडेंट से ही ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, लेकिन क्या ये सच है? क्या माइल्ड इंजरी भी डेंजरस होती है? क्या हेलमेट पहनना ही सफिशिएंट है? ये सारे मिसकंसेप्शंस हम क्लियर करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आज हमारे साथ हैं द ब्रेन हेल्थ एक्सपर्ट, द ब्रेन डॉक्टर, न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष, हु इज हैविंग अ वास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज हम ना सिर्फ ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के बारे में बल्कि उससे जुड़े हुए हर एस्पेक्ट के बारे में बारीकी से समझेंगे। और हाँ दोस्तों, मैंने कोशिश यही की है कि मैं उन सारे सवालों के साथ आ सकूं जिनके जवाब हमें समझना और सुनना बहुत बहुत जरूरी है। तो वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज विद द शरद। या तो मैंने किसी गाड़ी से धक्का लड़ा लिया या किसी गाड़ी वाले ने मुझे धक्का लगा दिया। अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा हम करते हैं वैसा एक न एक दिन हमारे साथ भी होता है। तो पुलिस हमारी सहायता के लिए, पुलिस हमारी दोस्त है और यह आपके बेहतरी के लिए। इसके बारे में फिर आगे भी चर्चा करेंगे। सिर में चोट लगा, कोशिश करें कि आप 2 घंटे के अंदर वहां पहुंचे। पूरी दुनिया में लगभग 50 मिलियन हर साल ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के केसेस आते हैं, लेकिन हमें चालान का डर लगता है, अपनी जान का डर नहीं लगता। दैट इज यू आर अ हीरो ऑन अ डेली बेसिस। मरीज बुरी हालत में आने के बावजूद भी कई बार बचे जाते हैं अगर वो सही वक्त पर ऑपरेट हो जाए तो। कई बार लोगों के मन में ऐसे कहीं ना कहीं मिथ्स रहते हैं, मिसकंसेप्शंस रहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशंस रहती है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी रहती है, जिनके बारे में उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता। तो आज हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस डेफिनेटली करेंगे जो आपका ही फेवरेट टॉपिक है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के बारे में। और इसको थोड़ा सा सर हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी होती क्या है, इसके कॉजेज क्या होते हैं? धन्यवाद दुष्यंत जी। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जैसा कि इसके शब्द में छुपा हुआ है, ट्रॉमा मतलब चोट, ब्रेन मतलब दिमाग या मस्तिष्क, और इंजरी मतलब आघात। तो अगर किसी के सिर पे किसी तरीके से अगर चोट लग जाए तो जो क्षति होगी उसे हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहेंगे। इसके मुख्य कारण होते हैं RTA, फिजिकल असॉल्ट और फॉल फ्रॉम हाइट। ये 3 मेजर प्रेजेंटिंग इसके इटियोलॉजीज होती हैं। ओके। अब जैसे यूजुअली लोगों का जानना होता है कि व्हाट इज दिस RTA। RTA होता क्या? तो दिस इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सड़क पे हम चल रहे हैं, या तो मैंने किसी गाड़ी से धक्का लड़ा लिया या किसी गाड़ी वाले ने मुझे धक्का लगा दिया। तो यह इस पूरे घटनाक्रम को RTA कहेंगे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कहेंगे। ओके। सेकेंड इज फिजिकल असॉल्ट, कि किसी ने मेरे सिर के ऊपर किसी चीज़ से चोट पहुंचा दी, जैसे पत्थर मार दिया या फिर किसी हथियार से चोट पहुंचा दिया, गन शॉट फायर कर दिया। जैसा अमेरिका में जॉन F कैनेडी थे, उन्हें ही वाज शॉट डेड। तो इट वाज आल्सो ए काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी बाय शॉट बाय बुलेट। ओके। तीसरा होता है जैसे यूजुअली बच्चों के साथ होता है कि बच्चे छत पर खेलते रहते हैं और वो छत से एकाएक गिर जाते हैं। ध्यान हटी, दुर्घटना बढ़ी, घटी नहीं, दुर्घटना बढ़ी। तो दिस आर द मेन कॉजेज ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। सर, ट्रॉमेटिक जो ब्रेन इंजरी है, इसके टाइप्स क्या होते हैं? दुष्यंत जी, टाइप्स होते हैं हमारे साइंटिफिक तरीके में या फिर मेडिकल लिटरेचर में यह माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 तरीके का हेड इंजरी होता है। माइल्ड जिसमें कि सिर पे चोट लगी और मरीज का होश लगभग सामान्य है, यह सामान्य है। इसे हम क्वांटिफाई करते हैं अपने GCS स्कोरिंग सिस्टम के द्वारा, जो कि एक डॉक्टर या एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर टेलीफोनिकली दूसरे से अगर बात करे तो वह इस चीज़ को कन्वे करेगा कि पेशेंट के GCS का स्टेटस 15 में कितना है। तो इसके बिहाफ पे अगर किसी का GCS 14 या 15 मतलब नियर नॉर्मल होगा तो उसको हम माइल्ड इंजरी कहेंगे। 8 से और 13-14 के बीच में रहेगा, 8 से 13 के बीच में रहेगा तो उसे हम मॉडरेट ब्रेन इंजरी कहेंगे। ओके। और 8 से नीचे रहेगा तो उसको हम सीवियर हेड इंजरी कहते हैं, जिसमें पेशेंट डीप कोमा में माना जाता है। सर, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके बेसिकली? अब इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होते हैं कि जैसे मेरे सिर पे चोट लगी और चोट लगने के बाद मेरी थोड़ी देर तक याददाश्त खत्म हो गई। पेशेंट आकर कहता है कि मुझे कुछ क्या हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं एमनेसिया, मरीज भूल गया। वो याद, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। दूसरा होता है कि सिर से ब्लीडिंग होना। तो यह पेशेंट यूजुअली जब ब्लीडिंग होता है तो पैनिक होकर जल्दी पहुंचते हैं, मेरे सिर से ब्लीडिंग हो रही है।
तो चमड़ी की ब्लीडिंग या फिर सिर पे चोट लगने का कट जाना, फट जाना, इससे पेशेंट पहुंचेंगे। तीसरा होता है पेशेंट को सिर पे चोट लगने के बाद सिर में दर्द होना, यह भी क्लिनिक्स में पहुंचने का मेजर कॉज होता है, प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है। फिर होता है नाक कान से खून आना या नाक से पानी आना, दिमाग का पानी, उसको CSF राइनोरिया भी कहते हैं। कई बार मरीज मिर्गी के दौरे के साथ सीजर के स्पेल के साथ प्रेजेंट करता है, और कुछ बार पेशेंट को वॉमिटिंग से शुरू हो जाते हैं। जब ब्रेन के अंदर सूजन बढ़ती है तो उन्हें कई बार उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। तो चोट लगी, चोट लगने के बाद मरीज बेहोश हो गया, होश में आया, फिर तब से कई बार वो उल्टी कर रहा है, या हो सकता है बेहोश भी रहा फिर भी उसकी उल्टियाँ बंद नहीं हो रही। तो सिर दर्द, उल्टी, बेहोश हो जाना, मिर्गी के दौरे आना, इन सारी चीज़ों के साथ यूजुअली पेशेंट क्लिनिक्स में प्रेजेंट करता है। कई बार इसका डिलेड प्रेजेंटेशन भी होता है कि आज चोट लगी, चोट लगने के 6-7 दिन या 10 दिन बाद पेशेंट के हाथ या पैर में एक तरफ कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो मरीज को लगता है कि शायद उसे फालिज मार रहा है या लकवा मार रहा है। गांव के लोग इसे कहते हैं इसे हवा की बीमारी हो गई है, हवा लगना। लेकिन यह क्रोनिक SDH या सब एक्यूट SDH का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है। इसमें एक तरफ के हाथ या पैर की ताकत कम होने लगती है। यूजुअली अल्कोहलिक्स में ऐसी प्रेजेंटेशंस ज़्यादा पाई जाती है, अल्कोहलिक्स में और बूढ़े लोगों में। तो सर बेसिकली इसको डायग्नोज कैसे किया जाएगा, या फिर अगर ऐसी कोई इंजरी हो जाती है किसी पेशेंट के साथ तो उसे कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू उसको एग्जैक्टली पता लगेगा कि ब्रेन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो इंजर्ड है, मतलब ब्रेन ट्रोमेटिक वो ब्रेन इंजरी है उसकी? अभी आज के तारीख में भारत दुनिया का मेडिकल टूरिज्म का एक हब है, एंड वी आर प्राउड टू से कि इस टूरिज्म के लिए मिडल ईस्ट के या फिर इवन विदेश में अमेरिका तक से लोग भारत में आते हैं सर्जरीज कराने। तो यह कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि हमारी तरफ फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल हैं। आज के तारीख में इवन अगर आप किसी जिला भी चले जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पर भी आप कई सारे डायग्नोस्टिक सेंटर या CT स्कैन के सेंटर्स मिल जाएंगे। तो नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन ऑफ ब्रेन, प्लेन CT स्कैन इज ए डायग्नोस्टिक फॉर एक्यूट ब्रेन इंजरी। अगर किसी को शक लगे तो वो सबसे पहले किसी भी अपने नियरेस्ट प्रैक्टिशनर से मिले ताकि वह उनके प्राइमरी ट्रीटमेंट को शुरू कर दे, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वह किसी भी सेंटर पे CT स्कैन करा लेंगे। तो CT स्कैन में ब्रेन की इंजरी का ग्रेड पता चल जाता है, इंजरी डायग्नोस हो जाती है, और उसके हिसाब से मरीज को सर्जरी की ज़रूरत है या दवा से ठीक हो सकता है, यह चिकित्सक या जो आपका न्यूरो सर्जन होएगा वो डिसाइड करके आपको सजेशन देगा। अभी भी सर कहीं ना कहीं मैं ट्रैवल करता हूँ, या हम मतलब मैं कई बार ऐसे किस्से भी मैंने आसपास से अपने दोस्तों साथियों से भी सुने हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन से ना ये वाला फियर नहीं गया है कि अगर उन्होंने कहीं पे एक्सीडेंट देख लिया या कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन किसी मरीज के साथ देख ली तो हेल्प करने की बजाय आजकल लोग ज़्यादातर वीडियोस पोस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ ऐसा हो गया तो उनको अभी तक यही नहीं पता है या ये मतलब इसमें अवेयरनेस नहीं है उनको इस चीज़ की कि अगर ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ पर वो एग्जैक्टली क्या करें, उस सिचुएशन में क्या करें जिसकी वजह से जिस मरीज को आघात हुआ है या जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको अगर प्रॉपरली हॉस्पिटल पास नियर बाय फैसिलिटी में पहुँचा दे तो एटलीस्ट उसकी जान बच जाए, इंस्टेड ऑफ मेकिंग वीडियोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें। दुष्यंत जी, देयर इज अ सेइंग, अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा हम करते हैं वैसा एक न एक दिन हमारे साथ भी होता है। तो rather than making reels and videos of someone who is suffering, it's better to lend a helping hand। उसकी सहायता करनी चाहिए, और यहीं पर इंसान जानवरों से बेहतर होता है कि हम एक परेशान इंसान की सहायता करें। शुरू में ऐसा होता था से डाउन द लेन अराउंड 10 years बैक और बिफोर कि जब आप किसी सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त इंसान को देखते थे और उनको हॉस्पिटल लेकर के जाते थे तो एज इन्फॉर्मेंट पूछना कर्टसी होता था कि आपने इनको कहाँ देखा, और कई बार पुलिस पूछती भी थी कि यह आपको कैसे मिले, क्या मिले। इसमें इन्फॉर्मेंट का वक्त बर्बाद होता था। अभी के वक्त ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बिल्कुल बदल चुकी हैं, और स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे भी कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि आपको कोई परेशान करेगा। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी पेशेंट, जस्ट गिव अ कॉल एट 102। कैट्स की जो एम्बुलेंस होएगी, सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट ट्रॉमा सपोर्ट सिस्टम, वो एम्बुलेंस आकर पेशेंट को पिकअप कर लेगी और वहाँ से आगे का कार्यक्रम वो तय कर लेगी। इन केस अगर आपके पास लग रहा है कि कैट्स का नंबर बिजी आ रहा है तो यू कैन हायर एन ऑटो
इतना हर किसी के पास पैसा होता है और ये इंसानियत का फ़र्ज होता है। हो सकता है इस वक्त कोई आपकी रील बना रहा हो, तो हायर एन ऑटो और डू एनी और गेट एनी व्हीकल एंड रीच आउट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट बीइंग गवर्नमेंट और प्राइवेट। वहाँ पर पेशेंट बच जाएगा तो वह किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, किसी का पिता होगा, वन फैमिली विल बी सेव्ड। एग्जैक्टली सर, क्योंकि अभी तक लोगों को ना आज भी वो फियर कहीं ना कहीं है पुलिस को लेके। सिचुएशन नहीं, पुलिस हमारी दोस्त है। हाँ, तो बस वही है कि थोड़ा सा ये लोगों के मन में अभी भी कुछ सवाल रहता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादातर अभी भी। नहीं, तो पुलिस हमारी सहायता के लिए, पुलिस हमारी दोस्त है और यह आपके बेहतरी के लिए। इसके बारे में फिर आगे भी चर्चा करेंगे। तो सर ऐसे जो केसेस हैं इनका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट किस तरह से होता है और कौन स्पेसिफिकली कंसर्न, कौन सा डिपार्टमेंट इसके लिए जो है आगे बढ़ के इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हैंडल करता है? दुष्यंत जी, सबसे पहले स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9, कि समय पर कोई भी चीज़ अगर आपने शुरू कर दिया तो वह उससे आपकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। और यह चीज़ गोल्डन आवर के तौर पे कहा जाता है ब्रेन इंजरी में। सिर में चोट लगा, कोशिश करें कि आप 2 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचें जी, ताकि अगर आपकी बीमारी ऑपरेटिव है, सर्जिकल है, तो जितनी जल्दी सर्जरी शुरू हो जाएगी उतने आपके बचने की और होश में ठीक आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह होता है कि अगर किसी का GCS 15 में 15 हो, 15 में 14 हो, 13 हो, तो यह लोग पोस्ट ऑपरेटिवली अच्छा रिकवर करते हैं। फिर आप पूछेंगे क्या सारे पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ती है? तो यह डिपेंड करता है पेशेंट के क्लिनिकल सिनेरियो पे और CT स्कैन में डिग्री ऑफ इंजरी पे, कि कितनी बड़ी इंजरी है, ब्रेन में सूजन कितनी आई है या ब्रेन पर प्रेशर कितना है। हल्का फुल्का प्रेशर होने पर इसको दवा से मैनिटॉल या हाइपरटोनिक सेलिन या फिर लेसिक्स या हेड एलिवेशन करके मरीज को ट्रायल मेडिकल या नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का ट्रायल दिया जाता है। इन केस इसके बाद अगर सूजन बढ़ रही है या पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और या ब्लीडिंग बढ़ रही है, तो उस वक्त मरीज को सर्जरी के द्वारा सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ओके, तो सर इंडिया को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का कैपिटल क्यों कहा जाता है? हाँ, अब इसका रीजन ये है कि आज हम टॉपर हैं पॉपुलेशन के मामले में। वी हैव बीटन चाइना बिहाइंड। आज से लगभग 3-4 साल पहले चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हुआ करता था। वी आर प्राउड टू से नाउ वी आर द नंबर 1 नाउ। लेकिन इसके साथ हमारी रिसोर्सेस उतने ज्यादा नहीं बढ़ पाए जितनी हमने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली। तो अगर आप किसी डेवलप्ड नेशन से, ऑल्दो वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, लेकिन इट इज नॉट प्रोपोर्शनेट, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट प्रोपोर्शनेट, इट्स अनइवन, फैसिलिटीज आर मोर इन Tier 1 cities and it is sparse in Tier 3 cities। तो अब इसके हिसाब से होता ऐसे है कि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण हमारे पास एक्सीडेंट के केसेस ज़्यादा होते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 50 मिलियन हर साल ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के केसेस आते हैं, 50 मिलियन। और उस 50 मिलियन में लगभग 3.5 से लेकर 5 मिलियन केसेस अकेले भारत देता है, कंट्रीब्यूटिंग टू 10% ऑफ इट्स डेटा। इस कारण भारत को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का कैपिटल कहा जाता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट वी आर होल्डिंग दैट कैपिटल वाला स्टेटस। तो सर इसमें सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं इन केसेस में? दुष्यंत जी, फिर जैसा मैंने बतलाया कि यह डिपेंड करता है कि आपकी इंजरी कैसी है और आप उस गोल्डन आवर में पहुंचे या नहीं पहुंचे। अगर हम इस डेटा को, अपने हेड इंजरी के डेटा को डेवलप्ड नेशन लाइक अमेरिका से कंपेयर करें, तो वहाँ पर लगभग 200 मरीज में 1 मरीज की जान की हानि होती है सिर पर चोट लगने के कारण, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर ट्रायजिंग एंड रेस्क्यू मेजर्स। चोट लगेगी, वो नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचेंगे, इलाज शुरू होगा। हमारे यहाँ समवेयर वी लैग इन प्रॉपर रिपोर्टिंग टू द हॉस्पिटल, मे बी पेशेंट डिले और वट एवर द रीजन इज। हमारे यहाँ यह रेशियो 10 में 1 की जगह पर, 200 में 1 की जगह पर 10 में 1 होता है। हमारे यहाँ हर 10 मरीज में 1 मरीज मर जाता है, उनके यहाँ 200 मरीज में 1 मरीज मरता है। तो यहाँ पर वी नीड टू सीरियसली थिंक ऑन द रीचिंग आउट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन टाइम। ओके, तो इस मतलब पर्टिकुलरली ऐसे केसेस में सेफ्टी या प्रिकॉशंस क्या आप एडवाइस करेंगे, जो मतलब हमारी ऑडियंस जो सुन रही है हमको, उनको भी ये पता चले कि इस तरह के रूल्स या सेफ्टी प्रिकॉशंस को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए जब आप रोड पे चल रहे हैं? देखो जी, भारत सरकार
इस मामले में शुरू से ही बहुत जागरूक रही है। और जैसा मैंने बताया कि यह कुछ भ्रांतियां हैं कि पुलिस हमें परेशान करती है। पुलिस आपकी दोस्त है, भारत सरकार आपकी दोस्त है, डॉक्टर भी आपके दोस्त हैं, और तो और यह जो अभी चैनल चल रहा है वह भी आपका दोस्त ही है। जैसे लोगों को अगर आर्थिक क्षति होती है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो दे आर मोर वरीड फॉर इट। जैसे आप समझिए कि अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, सरकार ने बोला है कि आप हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं, इट इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट, लेकिन हम नहीं चलाते। चालान के डर से हम एक हेलमेट पहनते हैं, अपनी जान के डर से नहीं पहनते। मल्टीपल या ट्रिपल राइडिंग ना करें, वह भी हमारी जान को बचाने के लिए नियम बनाए गए हैं। अल्कोहल लेकर या नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर। इसमें आप खुद अपने जान के साथ सामने वाले के भी जान का खतरा कराते हैं। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स सरकार ने बनाए रखे हैं और पुलिस इनको इंश्योर करने के लिए है, लेकिन हमें चालान का डर लगता है, अपनी जान का डर नहीं लगता। दैट इज द बैड थिंग इन आवर परसेप्शन। दूसरी चीज़ें होती जैसे कंस्ट्रक्शन साइट हो गया या फिर वर्किंग एट हाई एल्टीट्यूड हो गया, एट हाइट्स हो गया, तो जो वहाँ पर के नॉर्म्स होते हैं कि आप सेफ्टी गियर्स पहन करके जाएं, उनके साथ ही एंटर करें। प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं, वो भी आप फॉलो करें। तो जो नॉर्म्स होते हैं अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो हेड इंजरीज से आप बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो सब ब्रेन इंजरीज किस किस तरह की होती हैं? ब्रेन इंजरी, ब्रेन जो होता है भगवान ने इसे काफ़ी सेफ जगह पे रखा हुआ है। जैसे ब्रेन के बाहर हमारे बोन का एक बॉक्स होता है जिसको हम लोग स्कल कहते हैं। स्कल के बाहर हमारी चमड़ी होती है, स्किन होती है। तो जो चोट लगेगी, चोट पर कई बार केवल चमड़ी की चोट आती है जिसको देख करके हम पैनिक हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो रही है, बट दिस इज द ओनली स्किन लैसेरेशन, चमड़ी की चोट है। हमारा ब्रेन और बोन दोनों सुरक्षित है। अगर चोट का इम्पैक्ट ज़्यादा गहरा होता है तो हमारे बोन टूट जाती है, जिसको हम फ्रैक्चर ऑफ स्कल कहते हैं मेडिकल टर्म में। इसमें अगर यह डिप्रेस होकर अंदर चला जाता है तो उसको रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तीसरा होता है कि ब्रेन के अंदर चमड़ी की चोट लगी, बोन की चोट लगी, साथ ही अंदर ब्रेन और हड्डी के बीच में ब्लीड हो गया, जिसको हम EDH या SADH कहेंगे। हाँ, ब्रेन हेमरेज कहते हैं, सिनेमा में जो दिखलाते हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो यह तीसरी कैटेगरी की ब्लीडिंग होती है जिसके लिए सर्जरी कई बार जरूरी पड़ जाती है। चौथी होती है जिसमें ब्रेन ही कंट्यूज्ड हो जाता है। और एक और तरीके की चोट होती है जो कि CT स्कैन में कई बार पकड़ में नहीं आती, लेकिन मरीज गुम स्थिति में होता है, होश में नहीं रहता, जिसको हम डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी कहते हैं। तो यह स्किन की चोट, हड्डी की चोट, ब्रेन और हड्डी के बीच में ब्लीडिंग, ब्रेन की चोट या ब्रेन की गुम चोट, इतने तरीके का ब्रेन इंजरी होता है। तो सब बेसिकली जैसे कई लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर इस तरह की इंजरीज है या ऐसा भी होता होगा कई पेशेंट लॉन्ग लाइफ इस पर्टिकुलर जो भी सिम्टम है या डिजीज पर्टिकुलर जो एक्सीडेंटल केस हुआ है उसके साथ उसे जीना पड़ता है। तो मेडिकेशंस का क्या मतलब रोल रहता है? एक्सपेंसिव होती हैं या मेडिकेशंस से ये आगे क्योरेबल होता है फ्यूचर में? इसमें जैसे हमारी सिर की चोट लगी और चोट अगर कम रही तो वह दवा से ठीक हो जाता है। कई बार इसके लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। तो सरकार ने इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल रखे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स प्राइवेट में भी आयुष्मान भारत या फिर हेल्थ स्कीम्स लागू रहते हैं। अधिकतर लोग आजकल हमारे पास इंश्योर्ड भी हैं, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट तरीके से। तो कॉस्ट मैटर आई थिंक डजंट प्ले हियर। मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए सर? हाँ, ट्रीटमेंट के लिए और मेडिकेशन तो कॉस्ट मैटर्स में नहीं करता। ओके। और इनकेस अगर आपने दवा खरीदनी भी होती है तो जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होती है वो भारत सरकार के जन औषधि केंद्र पर जेनेरिक फॉर्म में काफ़ी सस्ते रेट पे मिलती है। 4 रुपये 5 रुपये की लगभग एक दवाई आ जाती है। ओके। तो इट इज़ नॉट इवन दैट कॉस्टली कि कोई इसको अफोर्ड ना कर पाए। तो आई थिंक अगर वेंटिलेटर वाले स्टेटस को हम छोड़ दें तो मेडिसिन आर नॉट कॉस्टली एट ऑल। तो ये सर सवाल थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की वजह से भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लोगों? गलत सोचने की वजह से हो सकती है कि हम दारू पीकर गाड़ी चलाएंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा सोचने से नहीं, गलत सोचने से होगा। हम नियमों का पालन नहीं करेंगे और फिर भी हमारा कुछ नहीं होगा तो आप अपने साथ साथ समाज के बाकी लोगों के भी जान को खतरे में डालते हैं। तो आपके ज़्यादा नहीं, गलत सोचने की वजह से इंजरी होगी।
तो ब्रेन को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए और हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसी क्विक टिप्स हैं सर जो आप ऑडियंस को, मतलब जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें देना चाहेंगे? हम बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज़ें आपको मना करी जाती हैं उन्हें आप अपने जान की परवाह करते हुए बिल्कुल माने, ना कि पैसे को बचाने के लिए माने। लाइक हमेशा बाइक राइडिंग करते वक्त आप हेलमेट का यूज़ करें, नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएं, मल्टीपल राइडिंग ना करें, सड़क पे सही लेन में गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, हिंसात्मक या मारामारी की गतिविधियों से जितना हो सके उतना दूर रहें। और अगर आप हाइट पे काम कर रहे हो तो सेफ्टी गियर्स का यूज़ करा करें। इतना करके आप अपने आप को या बाकी के समाज को सिर की चोट से बहुत हद तक बचा सकते हैं। ओके सर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा इंसिडेंट किसी ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट के साथ जहाँ पर आपने आउट ऑफ द वे जाके उसकी हेल्प की हो और उसकी फैमिली ने और उनके रिलेटिव्स ने, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बहुत आपको प्रेज़ किया हो, उस जो सिचुएशन उसके साथ रही है उसको हैंडल किया आपने? दुष्यंत जी, जो मेडिकल प्रोफेशन है वह प्रेज़ के लिए कोई चुनता नहीं है, यह आपके सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। यू आर अ हीरो ऑन अ डेली बेसिस। हीरो शायद 1 लोगों की जान बचाता हो, 2 लोगों की जान बचाता हो। यहाँ पर जब आप मेडिसिन में होते हैं तो आए दिन अनगिनत लोगों की जानें बचाते हैं। राइट सर। मैंने अपनी ट्रेनिंग BHU से करी हुई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU से, और वहाँ पर 24 घंटे 7 दिन, साल के 365 दिन पेशेंट्स हमेशा आते रहते हैं। एंड यू हैव लिटरली नो टाइम फॉर पर्सनल ग्रूमिंग और सोशल सेलिब्रेशंस के लिए भी आपके पास वक्त नहीं होती। मुझे अभी भी याद है कि एक पेशेंट थी, उसका नाम प्रिया था। वो छोटी बच्ची थी और उसके चोट लगने के बाद उसे बुरी हालत में हमारे अस्पताल में लाया गया था। पेरेंट्स वेर नॉट अफोर्डिंग। तो उस वक्त हम सब लोगों की टीम ने कहा कि चलो पहले ऑपरेशन करा लो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। दे समहाउ एग्रीड फॉर हर सर्जरी। और सर्जरी के बाद पेशेंट, वो बच्ची कई दिनों तक अस्पताल में वेंटिलेटर पर रही। वेंटिलेटर पर रहने के दौरान जो खर्च आया वह BHU के प्रशासन ने उठाया था। जहां जरूरत पड़ी वहां डॉक्टरों ने भी सहायता करी, कंट्रीब्यूट करा। आज के तारीख में बच्ची बात करती है और अच्छी है। इस मामले में पूरी टीम को अमर उजाला ने दिखाया भी था, शोकास्ट भी करा हुआ था और हमें एक लेटर ऑफ अप्रेजल भी दिया था। बट इट डजंट आई डोंट विश टू कन्वे इट। उन्होंने दिया था तो हम अपने आप को ग्लोरीफाइड फील कर रहे हैं। रदर अगर ना भी दिया होता तो हम शायद हर रोज ऐसा ही करते और आगे भी करेंगे। शायद इसी वजह से डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, ये सबसे बड़ी वो है। सर डेफिनेटली अभी जैसे हमने पूरे मतलब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपने बहुत अच्छे से समझाया और लोगों तक वो बात बहुत क्लियरली भी पहुंची। आपने आज जो इस सेशन में हम लोगों को जो टाइम दिया है और इस पूरे टॉपिक के बारे में इतना ब्रीफ समझाया है लोगों को, आई थिंक पूरी ऑडियंस को बहुत क्लियरली काफ़ी अच्छे तरीके से वो नॉलेज पूरी मिली होगी कि जिसको एटलीस्ट वो इम्प्लीमेंट करके अब तो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस अगर उनकी आंखों के सामने होते भी हैं तो शायद हम लोग आगे बढ़ के हेल्प करने वाले हैं लोगों की। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया। सर कुछ ऐसे एडवाइस या एंडिंग नोट्स जो आप ऑडियंस से शेयर करना चाह रहे हैं ताकि लोगों को वो अवेयरनेस मिल सके और उस अवेयरनेस को कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएँ? दुष्यंत जी, टू सम इट अप, कई बार हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पेशेंट को डॉक्टर्स बताते हैं कि मरीज को सर्जरी की ज़रूरत है। मरीज के रिश्तेदारों को लगता है कि मरीज अभी होश में नहीं है, कोमा में है। और इस हालत में जो पब्लिक परसेप्शन होता है कि अब यह नहीं बचेगा या पेशेंट सर्जरी के पहले वेंटिलेटर पे है तो अब यह वापस नहीं आने वाला, इट इज़ अ मिथ। 100 में इवन 50 या 60 मरीज ऐसे हो जाते हैं जो कि सर्जरी के पहले कोमाटोज होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, सर्जरी के बाद कुछ दिन तक फिर वेंटिलेटर पे रहते हैं, लेकिन वो ठीक होकर के वापस आते हैं। तो यह सोचना मे भी कुछ न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट रह जाए फिर भी एक ज़िंदगी बच जाती है, आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट।
तो यह जो कॉमन मिथ होता है कि सिर की चोट लग गई है, मरीज कोमा में चला गया है, अब मशीन के ऊपर सांस ले रहा है, इसकी सर्जरी ना कराएं, यह गलत डिसीजन होगा। अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इनकी सर्जरी करा लो, इलाज करा लो, तो आपको कराना चाहिए। आपके मरीज के बचने की फिर भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहेगी। धन्यवाद।